अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब अयूब बेग मिर्ज़ा साहब। हम उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और उनकी जो पॉलिटिकल थाट है उसके एवोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे। और 90s का ज़माना बेशक आ गया था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे ज़िया उल हक़ साहब की वफ़ात के बाद का जो ज़माना है। 90s का ज़माना में बेशक ये जो दो हुकूमतें आई हैं, बेनज़ीर साहबा की और फिर दो नवाज़ शरीफ साहब की, इसमें जो बिल्कुल वो म्यूज़िकल चेयर गेम जो कहा जाता है वो तो अमली तौर पर हमें नज़र आता है। इसमें आप ये बताएं कि जो बेनज़ीर साहबा और भुट्टो साहब का जो पीछे से बैकग्राउंड है वो तो हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये नवाज शरीफ साहब जो है इनका बैकग्राउंड कैसे हुआ, कैसे शरीफ फैमिली जो है वो एक कारोबारी फैमिली से सियासत में आई, और मेरे इनके मुताबिक आपके कुछ उनसे फैमिली मरासम भी हैं, तो आप उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि ज़िया उल हक़ जब शहीद हुए तो उस वक़्त पीपल्स पार्टी को तो जनरल साहब बहुत दबा रहे थे ना, और इसी हवाले से बेनज़ीर असल में पाकिस्तान छोड़ गई थी। फिर बेनज़ीर 1986 में पाकिस्तान आई, 1986 पाकिस्तान आई, तो उनका मेरे ख़्याल में बहुत ही कम इस तरह के इस्तकबाल हुए होंगे पाकिस्तान की तारीख़ में। अच्छा। जैसा इस्तकबाल उनका हुआ, क्योंकि उन्होंने मीनारे पाकिस्तान जलसा करना था, यानी एयरपोर्ट से उन्होंने सीधा मीनारे पाकिस्तान जाना था, जलसा ये तय था। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उस जलसे में मौजूद भी था और मैं रैली के साथ भी आया था, सिर्फ देखते ऑब्जर्व करने के लिए। नहीं तो आप तो तंजीम में नहीं थे? मैं सिर्फ ऑब्जर्व करना, तंजीम में गुनाह तो नहीं रखा हुआ। अच्छा। यानी मैं देख रहा था क्या हो रहा है, यानी मैं कोई जुलूस का हिस्सा नहीं था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने ये देखा, एक साफी के तौर पर आप उनके साथ कह सकते हैं, ऑब्जर्वर कहें तो ज्यादा बेहतर है। मैं ये देख रहा था कि बहुत कम हिस्से खाली सड़क के गुजरते थे, यानी यूं कह लीजिए आप, अगर कहा जा सकता है कि एयरपोर्ट से लेकर यादगार तक पब्लिक ही पब्लिक थी, पब्लिक थी, लाखों इंसान थे इसमें कुछ। अच्छा भाई साहब, इस जो आप बता रहे जो पूरी एक डेमोन्स्ट्रेशन थी, इसके ऊपर तो डॉक्टर साहब ने भी बड़ा एक तारीफी एक बात कही थी, इस एतबार से तारीफी कि पुरअमन हुआ मामला जो भी हुआ, और लोगों ने इस तरह अपना सियासी हक का जो है वो इजहार किया है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ऊपर आ रही थी, तो दूसरी तरफ किस तरह शरीफ फैमिली से इस तरह जो है वो अचानक से उनके मद्दे मुकाबले आकर के खड़े हुए? मैं आपको एक अर्ज करूं कि वो जो रैली थी ना, मुझे अब याद है, उसको नवाज शरीफ भी ऑब्जर्व कर रहा था फिजिकली, वज़ीर आला होने के बावजूद बेस बदल कर। मुझे बाद में बताया गया बेस बदल कर रहा था। और एक मौके पर उसने अपने साथी को कहा, मुझे लगता है मुझे पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी पड़ जाएगी। जो हालात हैं, मुझे लगता है उसने अपने जो साथ उसके बैठे हुए थे गाड़ी में, उन्हें कहा कि जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है मुझे पीपल्स पार्टी ज्वाइन करनी पड़ जाएगी। ये बात, इतना वो मुतासर हुआ और इतना ज़्यादा, और वाक़अतन ऐसी पाकिस्तान में ऐसा जुलूस, ऐसी रैली बेमिसल थी वो, इसमें कुछ इंसानों की वजह से। और उसके अगला जुम्मा जब डॉक्टर साहब ने पढ़ाया ना जुम्मा, और इत्तेफाक से उन दिनों में हमारा सालाना इज्तिमा भी हुआ। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने कहा, दो बड़े वाक़यात हुए इस हफ्ते में। एक तो ये कि एक ऐसा जुलूस निकला है, एक ऐसी रैली निकली है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं दे सकती। और एक हमारी तंजीम में उसने भी छोटा सा इज्तिमा किया है अपनी हैसियत के मुताबिक। तो उन्हीं दिनों में था ये, 1986 था, मुझे पहले 14 अप्रैल 1986 गालबन था वो। तो बहुत, और यूं लगता था कि पीपल्स पार्टी अब छा जाएगी, उस वक्त ये तस्वर बन गया था। देखें, एस्टेब्लिशमेंट ने ये अंदाज़ा कर लिया था कि पीपल्स पार्टी मैदान मार लेगी, पीपल्स पार्टी छा ले, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट में कुछ यानी हरकत शुरू हो गई कि इस चीज़ को रोका जाए, कि पीपल्स पार्टी को आने से रोका जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट ने उस दौर में कई इंतजाम किए। मिसाल के तौर पर MQM कायम की गई सिंध में, पीपल्स पार्टी का जोर तोड़ने के लिए। नवाज शरीफ को पंजाब में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अहमियत दी गई जो उसकी नहीं थी। IGI ने और इन एस्टेब्लिशमेंट वालों ने। तो IGI में जो बाकी सारे मजहबी जमातें थीं, तो आपको लगता है कि ये भी उनके हाथों इस्तेमाल हो रही थी? किसी की हैसियत क्या थी, और बिल्कुल हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। क्या हैसियत थी उनकी? पब्लिक में
वोटिंग के हिसाब से यानी उनकी हमायत की वजह क्या हैसियत थी उस वक्त जो JUI जो इस वक्त वाक़ता एक बड़ी जमात बन गई, उस वक्त उसकी भी कोई हैसियत नहीं। जमात इस्लामी थी, लेकिन जमात इस्लामी का मामला वही था जो हम होता है कि बहुत से मामलात में बहुत से आपको बहुत फैली हुई और बहुत दूर तक नज़र आएगी, लेकिन जब वोट डालते हैं तो पता नहीं उनके बक्से के नीचे से निकल जाते हैं। क्या होता है, वो वोट जब निकलते हैं वो 385 से 680 318 इसी तरह निकलते हैं निकलते हैं। उस वक्त यही सूरत है कि उनकी उस वक्त तक यानी ऑन रोड तो बहुत ही ताकत, लेकिन उनकी वोटिंग की उस वक्त भी कोई नहीं थी। लिहाजा उन्होंने भी इसी को बेहतर समझा कि नवाज शरीफ को आगे किया जाए, लिहाजा यानी कि वोट ये हासिल कर लेगा, हम इस सिलसिले में मदद करेंगे जुलूसों में वगैरह वगैरह। तो नवाज शरीफ को एक मजबूरी हो गई थी, बाकी भी जो दाएं बाजू की जमातें थी ना, उनकी एक मजबूरी हो गई थी कि नवाज शरीफ को वो आगे करें, क्योंकि नवाज शरीफ ने पंजाब में अपनी जगह बनानी इसमें कोई शक नहीं शुरू कर दी थी। अच्छा बेग साहब, वैसे आपकी फैमिली के उनसे क्या ताल्लुकात है? नवाज शरीफ में जो है ना, वो मेरे फर्स्ट कज़न डॉक्टर आसफ बेग मिर्ज़ा के पहले तो हमजुल्फ थे, ठीक है, और फिर बाद में वो समधी भी हो गया। डॉक्टर आसफ बेग मिर्ज़ा की जो बेटी है ना, एक ही बेटी है उनकी, वो नवाज शरीफ के छोटे बेटे हसन से ब्याही हुई। अच्छा, तो वो मेरे साथ, लिहाजा मेरा यूँ कह लीजिए कि मेरा बराह रास्त तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहरहाल फर्स्ट कज़न है तो मिलना जुलना तो था ही। अच्छा, यानी कि ऑब्जर्वेशन आपकी रही है? जी है। जब कभी भी किसी फंक्शन में या किसी जगह मुलाकात होती थी तो नवाज शरीफ अपने अज़ाइम का इजहार किया करता था सियासी। किस किस्म के? ये नहीं कि मैं आ जाऊंगा तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कि पाकिस्तान को सीधा कर दूंगा, ये हो जाएगा, जो लोग भी गलत हैं ये हैं सबको दुरुस्त करके रख दूंगा। यहाँ तक कि एक दफ़ा उसके हाथ में ये जो नहीं होती, ये क्रिकेट में खेलते हैं विकेट जो होती साथ है, तो जोर जोर से ज़मीन पे मारने लगा कि मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा जो है। और उस वक्त मैं, क्योंकि ज़ाती तौर पर अजीज़दारी भी नई नई कायम हुई थी, तो मैं भी उसके बारे में बड़ा अच्छे तौसर रखता था, बड़े अच्छे ख्यालात रखता था, बड़े अच्छे जज्बात रखता था कि शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अगर ये सियासत में आएंगे भरपूर तरीके से तो कोई इससे अच्छाई ही पैदा होगी। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली एक बिजनेस फैमिली थे और सरमायादार फैमिली थे, और वहाँ से फिर इनका सियासत में आना हुआ। अच्छा बेग साहब, दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े सरमायादार नहीं थे, एक इत्तेफाक फाउंड्री थी, उसके साथ एक बर्फ खाना था, उसके अलावा और को बहुत बड़े सरमायादार या सनतकार नहीं थे। अच्छा, ठीक, उस वक्त। ठीक। बेग साहब, इस तरह IJI का बनना और इस तरह सरमायादारों का जो सियासत में आना है, ये सारा, इसका कुछ ताल्लुक उस जमात गैर जमाती जो इलेक्शन हुए थे उनसे भी कुछ था? बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान में जब सियासत शुरू हुई है तो जागीरदारों ने सियासत पर कब्जा किया है। वो सारे जागीरदार जो पंडित नेहरू का ये बयान सुनकर मुस्लिम लीग में दाखिल हो गए थे कि हम तो भारत में जागीरदारी निज़ाम ही ख़त्म कर देंगे, तो जितने जागीरदार मुसलमान थे ना, उन्होंने समझा कि कांग्रेस में रहने का तो अब कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका मतलब है एक तो पाकिस्तान बनेगा तो हम मुसलमान हैं, और फिर ये कि वो कह रहे हैं कि हम जागीरदारी निज़ाम ख़त्म कर देंगे, तो वो फिर घुस गए मुस्लिम लीग में, और फिर वही आगाज़ में जो है वो मतलब उन्हीं के असम्बली वगैरह के मेंबर वही 46 के इंतखाबात में उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की थी ना। 46 से कुछ पहले वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए और काफ़ी कामयाबी हासिल की उन्होंने। लेकिन वो जो गैर जमाती इलेक्शंस करवाए ज़िया-उल-हक साहब ने, उसका क्या असर पड़ा सियासत? अच्छा, गैर जमाती इलेक्शन कराने से का ये हुआ ना कि उसमें फिर बरादरी सिस्टम आगे बढ़ा। अच्छा। फिर वो जो ख़ानदानों में बड़े बड़े लोग थे वो आगे बढ़े, और जागीरदार आए, लेकिन उतने जागीरदार नहीं आए जितने फिर सन्नतकार और सरमायादार आए बतौर अपना असम्बली मेंबर्स के। ठीक है, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो, जी ये कह सकते हैं कि इलेक्टेबल की सियासत शुरू हो गई बाकायदा। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को एक गुड जेस्चर के तौर पे समझते थे शुरू में,
तो आप उसके बाद जब ये उतार चढ़ाव नज़र आता रहा आपको कि भाई 2 दफ़ा बेनज़ीर साहब आई, 2 दफ़ा नवाज शरीफ साहब आए, ये जो खेल चला सारा, इसमें आप क्या समझते हैं कि कितना किरदार सियासतदानों का था और कितना जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसका था? और उसमें मैं सिर्फ फ़ौज नहीं कह रहा, जो हमारी अदलिया थी, सदर थे, और उसके साथ साथ आप एक और चीज़ पर रोशनी डालें कि जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट थी, जो हमारे यहाँ आमतौर पे समझा जाता है कि इधर जो कराता है अमेरिका कराता है, इधर तो हुकूमत अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर आती नहीं, तो वो जो सारी चीज़ें तब्दील होती थी वो अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक होती थी। मेरे ख्याल में जब अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन निकल गया था ना, तो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की इस खित्ते में दिलचस्पी कम हो गई थी, चाहे आर्जी तौर पर कम हुई थी, और इसीलिए पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी कोई उनकी कितनी ज़्यादा सियासत यानी दिलचस्पी उस वक्त नहीं रही। यानी आप अपने ज़हन में रखें ना, वो 1988, 1989, 1990, तो ये वो दौर है जब सोवियत यूनियन वहाँ से जा चुका था। तो इंटरनेशनल जो थी लेकिन मेरे साहब अगर उसका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था और उसने एक तरफ सबको खींच के नहीं रखा था और उसके बावजूद ये सारे इतना ऊपर नीचे हुए, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर हमारी अपनी कमजोरियों की बात हुई। हाँ, मैं समझता हूँ कि 1990 के बाद जो म्यूजिकल चेयर होता है ना, वो तो हमारे अपने वो तो सिविल ब्यूरोक्रेसी और ये हमारी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका ज़्यादा ताल्लुक है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं समझता, क्योंकि इसलिए कि दोनों जो थे वो दोनों बड़े काबिल कबूल थे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, बेनज़ीर आए या नवाज शरीफ। क्या उस ज़माने में जब डॉक्टर साहब बयानात वगैरह देते थे तो डॉक्टर साहब को अपनी बातों में ये बात करते थे कि ये दोनों एक जैसे हैं? तो हाँ, दोनों ज़्यादातर डॉक्टर साहब की बात डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होती थी उसके बारे में होती थी। तो उसमें क्या कहते थे वो कि दोनों एक जैसे हैं या किसी एक को वो बेहतर समझते थे? मेरे ख्याल में दोनों तरह की इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है कि बेहतर समझने वाली बात तो वो एक बेहतर पॉलिटिशियन बेनज़ीर को समझते थे, बस ये थे पॉलिटिशियन। कि वो बेहतर पॉलिटिशियन है, वो अपने कार्ड ज़्यादा बेहतर अंदाज में खेलती है और उसको इंटरनेशनल मामलात की ज़्यादा सूझबूझ है वैसे। लेकिन नवाज शरीफ के भी कभी डॉक्टर साहब कोई वाज़े तौर पर मुखालिफ नहीं रहे नवाज शरीफ का भी, बल्कि नवाज शरीफ को तो डॉक्टर साहब ने यहाँ तक तजवीज़ दी कि तुम वजारत आला पंजाब की छोड़कर मुस्लिम लीग के सदर बनो और मुस्लिम लीग को मुस्तहकम करो। मुस्लिम लीग की जड़ें जो हैं वो आवाम तक और यानी ज़मीनी जड़ें उसकी कायम, क्योंकि डॉक्टर साहब हमेशा ये समझते थे कि जो भी सियासी पार्टी है, एक तो ये कि उसकी आवाम में जड़ें मजबूत होनी चाहिए जो भी है, दूसरी बात ये है कि जो 2 पार्टी सिस्टम जिस तरह मगरिब में एक स्टेबिलिटी के साथ चल रहा है, उसी तरह पाकिस्तान में भी राइट विंग और लेफ्ट विंग को अपनी, जिसे कहते हैं, एक मुस्तहकम अंदाज से अपनी पॉलिटिक्स जो है वो करनी चाहिए। ये जो उतार चढ़ाव और खींचातानी चलती रहती है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा बेग साहब, नमाज के वक्फे के बाद अब दोबारा शुरू करते हैं। ये जो 4 दफ़ा हुकूमत तब्दील हुई, इसमें आप ये कह रहे थे कि दोनों तकरीबन एक जैसे आपको लगते थे कि भाई दोनों का मामला एक जैसा ही है। इस दौरान एक दूसरे पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे, उसने कहा ये सारा लूट के ले गए, उसने कहा ये सारा कुछ लूट के ले गए, और इस वक्त ही पाकिस्तान जो है वो कर्ज़ों की दलदल में भी इसी ज़माने में फंसा, फिर हमारी तरक्की का मामला भी इसी मामले में ऊंच नीच होता रहा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इस करप्शन इस लेवल पर हुई थी जिस लेवल पर अब हम महसूस करते हैं, या ये सिर्फ एग्जैजरेशन है? नहीं, जाहिर है, देखें अभी आप बात कर रहे हैं कि ये 2 मरतबा नवाज शरीफ हुकूमत में आया और 2 दफ़ा बेनज़ीर आई, तो इसमें करप्शन का एक दूसरे पर इल्ज़ाम तो लगा। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने जरदारी के हवाले से करप्शन का इल्ज़ाम लगाया और उससे पहले 10% कहा, फिर उसे 100% तक ले गया कि ये 100% है, ये लगाया। लेकिन ये है कि अवाम ने और इंटेलिजेंशिया ने भी शायद अभी इसको इतना सीरियस नहीं लिया था, करप्शन को एक इशू के तौर पर भी नहीं इतना नहीं लिया। उसकी वजह भी ये भी थी कि मुल्की मामलात पे अभी वो करप्शन उस तरह असरअंदाज नहीं हुई थी, या कम से कम आम आदमी को असरअंदाज होती नजर नहीं आ रही थी आम आदमी। लेकिन ये कि जाहिर असरअंदाज तो हुई होगी, लेकिन ये है कि क्योंकि आम आदमी का सिलसिला अच्छा जा रहा था, कोई इतना माली बहरान नहीं था रियासती सतह पे, कोई बहरान जैसे माली तौर पर कमजोर तो हम शुरू से हैं ही, लेकिन ये कहते हैं माली बहरान जैसा कि बाद में आया, लेकिन इस तरह का कोई बहरान नहीं था
कि लोग उसको वजह समझते कि ये करप्शन इसकी वजह है, तो लोग ये जरूर समझते थे कि डिसऑनेस्टी है, बदयांती हो रही है, लेकिन ये नहीं समझते थे कि ये इतने हालात खराब हो रहे हैं, ये उस वक्त तो इतने जाहिर तौर पर इतने खराब हो भी नहीं रहे थे। इसकी वजह खास तौर पर करप्शन थे, इसलिए कि करप्शन जो हुई थी उसने अपने अभी नताइज जाहिर नहीं किए थे उस तरह। यानी कि यही वजह है कि अगर हम देखें कि उस जमाने में सूद के खिलाफ जो कोशिशें हमें नजर आती हैं मजहबी जमातों की, बिलखसूस डॉक्टर साहब की भी, तंजीम की भी, उस तरह एक कदावर किस्म की आवाज़ हमें करप्शन के खिलाफ मजहबी जमातों की तरफ से तो शायद अब भी नहीं नजर आती, लेकिन कोई और इस तरह की आवाज़ उस वक्त आप देखें तो करप्शन के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ अमीर तंजीम बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर सरार ने भी नहीं उठाई, इसलिए कि वो अभी उसके असरात मैंने अर्ज किया ना रियासत पे मुरतब होते उस तरह नजर नहीं आ रहे थे। ये एक दूसरे पर इल्जाम लगाते थे, लेकिन ये यही लगता महसूस होता था कि ये सियासतबाजी है, सियासतबाजी। अच्छा, लेकिन वैसे इसी ज़माने में आप देखें 95 के करीब ही इमरान खान साहब ने अपनी जो सियासत का आगाज़ किया, और उनके बुनियादी नारों में से एक नारा जो है वो करप्शन के बारे में भी था। अब क्या उस वक्त आप लोग ये समझते थे कि ये जो अदल इंसाफ का नारा और करप्शन का जो नारा है और अवाम को इसके तरफ लेकर आना, तो इसकी कोई अहमियत आपकी नज़र में इस वक्त थी, या आप समझते थे कि बस ये भी एक सादी बात है? मेरे ज़हन के मुताबिक जब इमरान खान ने सियासत में कदम रखा है ना, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो मुझे याद पड़ता है, उसने शुरू में इंसाफ को टारगेट किया है, मेरिट को टारगेट किया है, मसावात को टारगेट किया है, ये यानी इक्वल किस्म के यानी जिसके देने के लिए, जैसे मसावी मसावी मौके देने की बात की थी। मेरे ख्याल में तो इमरान खान ने भी शुरू में कोई करप्शन की इतनी ज्यादा बात नहीं की थी। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब और डॉक्टर साहब की जो भी आपस में कम्युनिकेशन रही बिलखसूस शुरू के दौर में, उसके बारे में काफ़ी हमें ना अपोजिट मतलब के नज़र आती हैं इस वक्त इंफॉर्मेशन, और लोग अपने मकासद के लिए उसको मिसयूज़ भी करते रहते हैं। ओरिजिनली मामला था क्या? आप उस वक्त जाहिर बात है हल्के के अमीर थे, आपको बातों का पता होगा। जी, मैं उस वक्त तंजीम इस्लामी में काफ़ी अहम किस्म की जिम्मेदारियों पर फाइज था, और मेरे कुरान अकेडमी में मौजूदगी में मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान से डॉक्टर साहब की मुलाकात हुई थी। अच्छा। मुझे डॉक्टर साहब से मुलाकात और डॉक्टर साहब जो जिक्र इमरान खान का करते थे, उस हवाले से मालूम होता था कि डॉक्टर साहब को इमरान खान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। अच्छा। असल में लोगों ने जो मामला कि ये देखें कि ये नौजवान टैलेंटेड है, इस्लाम की तरफ इसका रुख हुआ है, और ये इसने जैसे कहते हैं ना वो मगरब की, जैसे इलामा इकबाल भी कहता है कि मैंने मगरब की आतिश में कूद कर तो जाना है, कि इसी तरह इमरान खान भी जो है ना उसने मगरब का समझ लिए, उस मगरब के दरिया में बाकायदा डुबकी लगा कर देखा है कि मगरब क्या है, और उसका दावा भी करते उसने बड़े सही तौर पर मगरब को देखा और समझा कि मगरब क्या है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, और डॉक्टर साहब बहुत उसकी तारीफ भी करते थे। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि उसकी जयमामा के साथ शादी हुई, और शादी भी इस तरह हुई कि एकदम वो भागा भागा लंदन गया, ये पाकिस्तान से गया और वहाँ उसकी शादी हो गई। इस पर क्योंकि जब आदमी किसी से ज़्यादा वाबस्ता कर ले उम्मीदें, तो एक आम सा मामला ही बहुत बड़ा मामला नजर आता है। जाहिर है उसने की तो शादी थी, और जाहिर है वो इस्लाम भी ले आई थी, उसकी जयमामा जो थी। तो डॉक्टर साहब ने उस पर यह किया क्योंकि डॉक्टर साहब के सामने यहूदियों की तारीख थी कि यहूदी जो हैं वो हमेशा मुसलमानों में से ऐसे लोगों को चुनकर अपनी तरफ खींच लेते हैं जिनमें टैलेंट हो, जो कुछ कर सकते हो, जिनका इल्म की बुनियाद पर भी और अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर भी वो जो कोई हैसियत रखते हो, तो यहूदी उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। और डॉक्टर साहब ने समझा कि ये भी मामला वही हुआ है, इस खदशे का इजहार किया कि वो हमारे एक बंदे को जो टैलेंटेड था, जिसका बकौल उनके फंडामेंटलिस्ट इस्लाम की तरफ रुझान था, उसको वो हमारी तरफ से खींच कर ले गए हैं। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो यही कही कि वो खींच कर ले गए हैं, वो अपनी तरफ ले गए हैं, और उसमें डॉक्टर साहब ने उसके लिए दुआ की कि वो जल्द इस गर्दाब से निकल आए। अच्छा, अब लोगों ने, सुनने वालों ने अपने मतलब की बात सुनी, उसमें ये ऐसे जाहिर किया जैसे वो यहूदियों का हो गया,
जैसे उसने यहूदियत अपना ली हो, ये तासर लोगों की तरफ से आना शुरू हो गया। ऐसे क्योंकि इसमें दूसरे जो मजहबी तबकात थे उस वक्त वो बहुत ज्यादा एंटी इमरान बयानियां जो है वो बना रहे होंगे ना। हाँ देखिए, वैसे भी मजहबी जमातों का आपको मामला मालूम है कि वो कोई आदमी जो मजहबी जमात से ताल्लुक ना रखता हो, जो बारिश ना हो, तो वो जल्द उसको कबूल नहीं करते कि वो इस्लाम की बात करे, इस्लाम की तरफ आए। लोगों ने इलामा इकबाल को कबूल नहीं किया तो इमरान बेचारे की क्या हैसियत थी। तो असल बात यह है कि डॉक्टर साहब ने उस जो ये कहा जाता है ना कि उसको यहूदी कहा था, ये कहा सही और गलत है, ऐसी कतई कोई बात नहीं। आपने इस खदशे का इजहार किया था कि वो उनके गर्दाब में ना आ जाए, उनके चुंगल में ना आ जाए, इस खदशे का इजहार किया था। फिर दुआ की थी उसके लिए कि अल्लाह ताला उसको निकाले। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब की दुआ कबूल हुई और वो जैसे कैसे भी निकला। हालांकि मेरी राय में इस्लाम के अलावा जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक भी जाइमामा ने कोई ऐसा गलत रोल नहीं अदा किया। ये बात डॉक्टर साहब को तब महसूस हुई। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये भी बताता हूँ कि असल में उसकी तलाक का बायस क्या बना था, ये भी मैं अर्ज कर देता हूँ। तलाक से पहले मुझे ये बताएं, जब शादी हो गई डॉक्टर साहब ने खदशे का इजहार कर दिया, क्या उसके बाद डॉक्टर साहब की खान साहब से कोई मुलाकात हुई? मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बात आपके सामने आ जाएगी। पहले तो ये सुन लीजिए कि जाइमामा के तलाक की असल बायस क्या बना। जब उस वक्त जाहिर है वो आ चुका था, इमरान खान सियासत में आ चुका था। नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली जो है वो पंजाब के हवाले से इतनी हसास थे कि कोई बंदा उसका अगर पंजाब में नाम बनता था ना तो वो परेशान हो जाते थे। इसने वर्ल्ड कप जीता, पहले की बात कर रहा हूँ, जब वर्ल्ड कप जीता, हालांकि उसने किसी सियासत का इजहार नहीं किया था, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम था, उसने बाकायदा अपने अदारों को कह दिया था कि क्योंकि पब्लिक में बड़ा जोश खरोश था, तो अदारों को कह दिया था कि इमरान खान का इस्तकबाल ना हो। और इमरान खान बजाते यानी वो जब वापस आए तो इस तरह के कोई टीम जीत कर आए। तो देखते हैं कि वो खान साहब को सियासत में आने की दावत भी देते रहे। मैं अर्ज करता हूँ ना, वो उस वक्त दावती थी, उसने तंजिया उसको किया था, तंजिया किया था, कहा था। उसने इस बात से बहुत हसास थे कि इमरान खान सियासत में आए, और इमरान खान खुद इंटरेस्टेड नहीं था 92 तक, 92 कहते, लिहाजा इधर पब्लिक जा रही है हवाई अड्डे की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ, उसको इस्तकबाल करने। नवाज शरीफ किसी ना किसी तरह उसको रास्ते हुए रोकने की कोशिश कर, जाहिरन और इलानिया तौर पर तो नहीं, लेकिन खामोश तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना। इमरान खान क्या करते हैं? इमरान खान एक शाही और थोड़ा सा होशियार, कैसे लोग तो कहते हैं मुतकब्बर, और लोग तो तकब्बर बहुत था, उसमें तन्हाई पसंद था, लोगों में मिलना जुलना पसंद नहीं करता। उधर बाहर खड़े हैं लोग इस्तकबाल के लिए, और वो दूसरे गेट से निकलकर, हालांकि लोगों का ख्याल था कि उसको कंधों पर उठाकर दरबार तक और गाड़ी तक लेकर जाएंगे, लेकिन वो लोगों से आंखें चुरा कर दूसरे दरवाजे से निकलकर लोगों को बताया इमरान खान तो चला भी गया है जिसका हम इस्तकबाल के लिए आए थे। तो वो इधर ये बड़े परेशान और मुस्तरिब थे कि कहीं उसका बहुत बड़ा इस्तकबाल ना हो जाए। फिर सन 95 में जब इमरान खान ने पार्टी बनाई है तो इमरान खान का ज्यादा रुख इंसाफ की तरफ था। लोगों को मसावी मौके मिलने चाहिए, लोगों को मसावी तालीम हासिल करने के मिलने चाहिए मौके। बहरहाल ये जो लोग कहते हैं ना यहूदियों ने कहा, मुझे उसके बाद जब तलाक हो गई उसके बाद भी मौका मिला है कि डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं खुद जाकर, अब वो डॉक्टर साहब के मुताबिक अब उस गर्दाब से निकल आया था ना, तो डॉक्टर साहब फिर पुराने इमरान खान की तरफ रुझान करने लगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं जाकर खुद मिलूं इमरान खान के घर पर उसको। अच्छा, ये इल्जाम अब हालांकि लग चुके थे, ये सब यहूदियों ने कहे, लेकिन वो जमामा से अब अलग हो चुका था। उसके बाद की बात बता रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि इमरान खान के घर जाकर मैं इमरान खान को मिलूं। उन्होंने एक वफद बनाया तंजीम इस्लामी का, जिसमें खिलजी साहब थे, जिसमें मैं था, जिसमें आकिब साहब थे, और उन्होंने खुद उसकी सरबराही करना थी। लेकिन मुझे ये बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी कि डॉक्टर साहब खुद जाएं इमरान खान के घर। तो मैंने अभी अपनी इस नापसंद का इजहार नहीं किया था। मैं दूसरे कमरे में बैठा था डॉक्टर साहब के साथ वाले कमरे में, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया कि यार क्या ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मैं ना जाऊं, आप लोग चले जाएं। मैंने कहा मैं तो पहले ही आपको कहने वाला था कि आप खुद तशरीफ ना ले जाएं, हम उससे जाते हैं, आपका जो मैसेज है हम उसको देते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका इस मैसेज पे क्या रिएक्शन होता है। वो मामला क्या था,
वो मामला ये था कि इसको लोग तालिबान खान कहने लगे थे, और इमरान खान को। और इमरान खान का कुछ, इमरान खान ने क्योंकि बड़ी शदीद किस्म की मुखालफत की थी 9/11 के बाद, तो लोग इसको तालिबान खान कहने लगे थे। तो डॉक्टर साहब चाहते थे कि मैं इसको समझाऊं कि तुमने मामले के साथ कैसे डील करना है, अपनी इस्लामाइजेशन भी कायम रखनी है, इस तरफ भी रुख रखना है, और अपने ऊपर ऐसा कोई टैग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये मैसेज लेकर मुझे अगर अच्छी तरह नहीं याद कि एग्जैक्ट मैसेज करेंगे, देखिए ना, मेरा ख्याल में इसको 20-22 साल हो गए, लेकिन बार हम गए और वहाँ गए, इमरान खान से मिले, तो इमरान खान ने बल्कि पहला गिला किया हमसे कि वो तो डॉक्टर साहब तो कहते मैं खुद आऊँगा। हमने बताया कि कोई बहरहाल कुछ वजूहात की बना पर वो नहीं आ सके। उससे अच्छी खासी खुली गुफ्तगू हुई खिलजी, ख़ास तौर पर मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की उसके साथ उस वक़्त, लेकिन खिलजी साहब क्योंकि उस वक़्त तालिबान के मामले में बड़े इन थे, तो खिलजी साहब ने उनसे तालिबान के हवाले से बड़ी खुलकर गुफ्तगू की उनसे थे, और उसने इत्तफाक भी किया। ये वो वक्त था कि अब यानी जो लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर साहब ने उसको यहूदी कहा था, डॉक्टर साहब ने उसको जो था, आप डॉक्टर साहब इस डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में सोच सकते हैं कि किसी शख्स के बारे में वो राय रखता हो कि उसका यहूदियों की तरफ रुझान है, वो यहूदियों को पसंद करता है, और डॉक्टर साहब खुद कह रहे हो मैं उसको मिलने जाना चाहता हूँ, अपना वफ्द भेजे, अपना वफद भेजे। वफद भेजने की बात है, जो ओरिजिनल प्रोग्राम था वो ये था कि डॉक्टर साहब खुद जाएंगे। आप सोच सकते हैं डॉक्टर साहब जैसा आदमी जो हुक्मरानों को मिलने को तैयार नहीं होता, बड़े आदमियों से मिलने से गुरेज करते थे, वो सिर्फ ये सोच कर कि इसका ताल्लुक क्योंकि इस्लामाइजेशन से है तो मिसलीड ना हो जाए। यानी कि जो कौमी गोशे में सियासी जमात को लीड कर रहा है, हाँ। और पूरी पब्लिक इसकी तरफ देख रही है, अगर इस पर लेवल बहुत ज्यादा पब्लिक उसको नहीं देख रही थी। मेरा पॉइंट ये है ना कि अगर बहुत ज्यादा तालिबान खान का लेवल लगेगा, हाँ। तो ये जो कुछ कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। हाँ। अच्छा बेग साहब, इस दौरान ये IJI की जब हुकूमत आई पहली, उस दौरान शरीयत बिल जो है वो एक पेश किया गया, डॉक्टर साहब ने उसके बारे में जो रिएक्शन दिया वो क्या था और क्यों था? पहली बात तो ये है कि शरीयत बिल के किस अंदाज में, देखिए हमारे मुल्क में किस तरह काम होता है, और हम कहते हैं यहाँ जमहूरियत है। शरीयत बिल जो है वो टेबल किया गया, और हमारे मुल्कों में काम कैसे होते हैं कि तमाम अरकान असम्बली जो जिनका नून के साथ ताल्लुक था, उन्हें कहा गया कि एक इम्पॉर्टेंट बिल हम पेश कर रहे हैं। शरीयत बिल का नाम नहीं लिया, ये मुझे अच्छी तरह याद है, शरीयत बिल का नाम नहीं लिया। ये आम बात फैली कि एक इम्पॉर्टेंट बिल के लिए तमाम अरकान असम्बली जो उनका नून से ताल्लुक है उन्हें यानी अलर्ट किया गया, और उन्हें अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए गया कि आपकी हाजिरी यकीन। वो बिल क्या है वो अरकान असम्बली को कोई पता नहीं क्योंकि वो बिल क्या है। बहरहाल उन्हें ठीक है, वो बिल पेश हुआ। जब वो बिल पेश हुआ तो वैसे तो अवामी सतह पे खासी, उसकी अवामी सतह से मुराद है यानी मजहबी जमातों की जो पब्लिक ओपिनियन थी उसमें आप कहना चाहते? नहीं, मजहबी जमातों ने तो अभी कुछ नहीं कहा था। पहले सेकुलर बोले, उन्होंने शदीद मुखालफत की, हम बोले। फिर असल में उसकी मुखालफत डॉक्टर साहब ने की। पहले तो डॉक्टर साहब ने यानी अपनी मीटिंग्स में की, प्राइवेट मीटिंग्स में की। क्या वजह बताई उन्होंने? सुनिए, उसने खास कहा कि ये वो शरीयत बिल में है जिसमें गैर शरई बातें हैं। ये एक ऐसा शरई बिल है कि मैं इससे कहूँगा, बल्कि एग्जैक्ट अल्फाज में याद नहीं, मुखालफे शरीयत बिल या एंटी शरीयत बिल, इस तरह का डॉक्टर साहब ने उसका नाम दिया। इस पर शायद मैं समझता हूँ कि उनके कान तक ये बात पहुँच गई। तो मियाँ शरीफ जो नवाज शरीफ के वालिद हैं, ये बात मैं अकाडमी में था, तो मियाँ शरीफ साहब खुद तशरीफ लाए, अकेले आए, फिर बेटों के साथ नहीं आए, अकेले आए। और फिर उस वक्त कमरे में अंदर वो अकेले ही थे, मैं कमरे में नहीं था। तो बाद में डॉक्टर ने बताया कि मियाँ साहब तशरीफ लाए थे, और मुझे उन्होंने कहा है कि आप जुमे की नमाज में बाकायदा शरीयत बिल की हमायत करें, ज़बरदस्त हैं जी, और उसका अपनी हमायत का यकीन दिलाएं ताकि लोग भी इस तरफ बढ़ें। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ, सुनिए डॉक्टर साहब ने कहा हाँ, मैं जुमे की तकरीब इसके गुफ्तगू करूँगा और इसकी शदीद मुखालफत करूँगा। इसके वो हक्का बक्का रह गया। डॉक्टर कहते हैं वो मुझे कन्विंस करता रहा डॉक्टर साहब, लेकिन उसने जब मेरा अंदाज देखा ना कि ये नहीं, तो हम पहले खामोश हुआ, फिर अपनी कुर्सी से उठा। जब उस अपनी कुर्सी से उठा डॉक्टर साहब कहे तो मुझे महसूस हुआ कि मायूस होकर बाहर जाने लगा है। तो वो चक्कर काट कर तो मेरे पास आकर मेरे घुटनों को हाथ लगाने लगा। मियाँ शरीफ वज़ीर आज़म का बाप, खुदा के वास्ते इस बिल की हिमायत कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं इस बिल की किसी कीमत पर हिमायत नहीं कर सकता, मेरे लिए दीन सबसे
अव्वली नसीहत प्रायोरिटी नंबर 1 है। जो बात दीन के मुताबिक होगी उसकी मैं हमायत करूंगा, उसमें आपको कहने की भी जरूरत नहीं। और जो चीज़ खिलाफ शरीयत होगी, मैं चाहे आप एक दफ़ा कहें या चाहे आप 100 मरतबा कहें, मैं उसकी मुखालफत करूंगा। ये डॉक्टर साहब ने बाद में बताया। सही। ठीक है, ये शरीयत बिल की जो जुजियात थी उस पर तो इंशाल्लाह फिर हम कभी देखेंगे, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस दौरान ही अगर आप देखें तो तालिबान भी अफगानिस्तान में सामने आ रहे हैं, इधर सूफी मोहम्मद साहब के भी वाकयात सामने आते हैं। वो सब मेरा ख्याल उससे पहले जी पहले और जी, और उसके साथ ही अगर देखें तो जो ज़हीरुल इस्लाम जो एक कंस्पिरेसी केस बन गया था फौज के अंदर, और जो आलमी सतह पर अगर आप देखें तो हिज़्ब तहरीर वगैरह का भी मामला था, इन सब की मौजूदगी में तंजीम इस्लामी का तहरीक खिलाफत के नाम से एक तहरीक का आगाज़ करना, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी और उस ज़माने के जो लोग थे, क़यादत थे, उनका सोचा समझा गया एक मंसूबे के तहत ये काम इक़दाम था, या ये वक्ती एक फ़ज़ा बन चुकी थी ओवरऑल खिलाफत और शरीयत और देर वो, तो उस वजह से? एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं, डॉक्टर साहब ने सूफी मोहम्मद से मुलाकात के लिए भी मुझे और खिलजी साहब को, और शायद एक दो आकिब साहब भी थे गालबन, और मेजर साहब थे, हमारे मेजर साहब पेशावर वाले। ये 4-5 अफराद का एक वफद जो है ना, वो सूफी मोहम्मद साहब को, मुझे सूफी मोहम्मद साहब से मुलाकात करने का बस उसी वक्त ही शर्फ हासिल हुआ है। वो शख्स वैसे दीन के लिए अपना अपना तरीकाकार है ना, अपनी अपनी सोच है, लेकिन वो अपने काम में मुखलिस बहुत था। मैं उससे मुलाकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, अगरचे और काफ़ी तवील मुलाकात हुई मेरी उनके साथ, तो सूफी मोहम्मद अपने काम में मुखलिस बहुत थे और इंतहाई सादा तबीयत इंसान, इंतहाई सादा आदमी, इंतहाई सादा रहायश और इंतहाई सादा हर लिहाज सादगी थी। डॉक्टर साहब ने उनके पास जो मैसेज भेजा था ना, वो मेरे ज़रिए, उस वफद के ज़रिए, वो ये था कि सूफी साहब, आप अपने इलाके में दीन की नफाज शरीयत की बात ना करें, आप रियासत पाकिस्तान में शरीयत की बात करें, चाहे वो नाफज आपके इलाके में पहले हो जाए, लेकिन आप अपनी गुफ्तगुओं में, अपनी तकारीर में पाकिस्तान में नफाज शरीयत की बात, ये जाकर मैसेज मैंने और खिलजी साहब ने, खैर ज्यादा फिर वहाँ भी खिलजी साहब बोले। उनके तरीक़ेकार के बारे में भी कोई मशवरा दिया? जी, उनके तरीक़ेकार से डॉक्टर साहब को इख्तलाफ था, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस मैसेज में इख्तलाफ नहीं कैसा किया कि सिर्फ इतना ही दिया कि आपको रियासत की बुनियाद पे, मुल्क की बुनियाद पे काम करना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, आप मुल्क की बुनियाद पर काम करें। क्योंकि वैसे भी देखें, पूरा जिसे कहते हैं निज़ाम जो मुकम्मल है, वो तो रियासत की सतह पे ही अगर तब्दील होगा, तो पूरे इलाके में तो आप चंद कवानीन, और यही वजह है, मैं समझता हूँ यही वजह है उसकी नाकामी की। अच्छा बेग साहब, इन सारे इन्वायरमेंट में तहरीक खिलाफत का नाम आना जो है वो हमारी तरफ से, वो आपका क्या ख्याल है कि एक सोचे समझे हमारा इक़दाम था, या वो एक वक्ती बहाव के तहत एक मामला हो गया? वो मैं नहीं समझता कि उसका आगाज तो कोई ऐसा सोच समझ कर उसको, उस पर बहस होनी तो नहीं शुरू हुई थी, लेकिन उस पर बहस पूरी हुई तंजीम के अंदर। अच्छा। और डॉक्टर साहब ने हर सतह पे मशवरे किए और बड़े तवील मशवरे किए। ये असल में कुछ अफराद थे जो पाकिस्तानी निजाद अमरीकी थे, जिनकी राय ये थी कि ये करना चाहिए, और उन्होंने अपना इस्लाम के हवाले से डॉक्टर साहब के आगे बहुत अपना काम बताया। अच्छा। कि हम यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ शहरों में इस्लाम के हवाले से ये काम कर रहे हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ माइल कर रहे हैं। उन्होंने और बड़े कन्विंसिंग अंदाज में उन्होंने अपने दलाइल दिए। फिर डॉक्टर साहब ने उनके चले जाने के बाद भी बड़ा तवील मशवरा किया तंजीम में। अच्छा। मैं उसमें अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मेरा मशवरा ये था कि हम कोई और नया स्ट्रक्चर खड़ा ना करें, अगर करना ही है, यकीनन तहरीक खिलाफत का जो नाम है ज़्यादा अट्रैक्टिव है तंजीम इस्लामी की निस्बत, लोगों को खिलाफत से एक उन्स है, तो ये किया जा सकता है कि हम तंजीम इस्लामी का नाम जो है बदलने, क्या अर्ज है इसमें कि तंजीम इस्लामी का नाम बदल कर तहरीक खिलाफत रख ले। लेकिन बस वो डॉक्टर साहब के ज़हन में बात बैठ गई हुई थी और फिर उसने उनकी तौजीहात करनी शुरू कर दी कि देखे ना, मैंने अंजुमन खुदामुल कुरान को जो बनाया है, तो उसने लोगों के ज़हन में इस्लाम इस एक बीज का काम किया है, और तंजीम इस्लामी फिर एक तने के सिरे से सामने आई है, और अब उस पर बरगोबार जो है वो तहरीक खिलाफत के जी की राय थे। मैं पहले इख्तलाफ रहा, फिर ज़ाहिर है डॉक्टर साहब के पास दलाइल भी ज़्यादा थे, डॉक्टर साहब ज़हीर भी बहुत थे, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू भी बड़ी मुतासरकुन होती थी, और फिर सबसे बड़ी बात कि वो अमीर थे, उनकी बात माननी थी, तो फिर मैं उनका ये अपने ज़हनी तौर पर सरेंडर करके, मगर यूँ कह लीजिए आपके, मैं मान गया इस बात को कि ठीक है बन जाए, कोई अर्ज नहीं। तो उसके बाद फिर जब वो बन गई तो उसकी वर्किंग वगैरह में आपका कोई पार्ट था? जी, उस वक्त मैं क्योंकि लाहौर का अमीर था, तो मैं आपको बता दूं, मैं खलीफा भी लाहौर का पहले ही बना खलीफा अव्वल लाहौर। ठीक।
अच्छा भाई साहब, अब इसी बहाने आप जरा बताइए कि आपकी जो तंजीमी मसरूफियात थी, आप हल्के के अमीर तक तो पिछले एपिसोड में बन गए थे, तो उसके बाद फिर मामला अभी तक हल्के के अमीर का था, या क्या आप लिखारी कैसे बन गए? ऐसा है कि उस वक्त लाहौर कोई हल्का नहीं था। ठीक है। लाहौर की एक तंजीम थी जो सारे लाहौर पर मुश्तमिल थी। ठीक है। एक तंजीम थी जो सारे लाहौर पर मुश्तमिल थी, तो उसका अमीर मैं था। ठीक तो अमीर था। फिर वो उसको लाहौर की तंजीम को तोड़ कर ना, तो मुख्तलिफ तंजीमें बनाई गई, ठीक है। जनूबी तंजीम, शुमाली तंजीम, ठीक है। ये बनाई गई। उसमें फिर मैं उस वक्त वस्ती का अमीर था। जब डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया एक टेलीफोन करके, जब मैं वस्ती के ये 4A मजाक रोड पर दफ्तर होता था, वहाँ बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप मेरी बात सुन जाए। मैं वहाँ हाजिर हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि आप कुछ लिख लेते हैं। तो जवाब में मैंने कहा ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो आधा घंटा मुझसे बातचीत करते रहे मुख्तलिफ मौजूआत पर, और आखिर में कहने लगे ये जो मैंने तुम्हारे साथ आधा घंटा बात की है ना, मैं इस आधा घंटा बातचीत करने का नतीजा ये निकालता हूँ कि तुम एक अच्छा लिख सकते हो। ये पता नहीं उन्होंने कैसे निकाल ली। बहरहाल फिर मैंने उनसे 2 दरख्वास्तें की। और मैंने अर्ज़ की, एक तो फिर ये अमारत का मामला मुझसे ले लें। अच्छा। तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं तहरीरें भी लिखूँ और अमीर भी कहूँ, वो फ़राइज़ भी अदा करूँ, फिर मेरे अपने रोज़गार का मसला भी है। और दूसरी ये कि आप मेरे लिए दुआ करें। मैं यकीन से कह सकता कि उनकी दुआ का असर है, जो आज इस वाक़े को आप समझ लीजिए 28 साल हो गए। सन 95 से अब 2023 है, तो 28 साल से मतलब मुसलसल ये काम हो रहा है। सही है। लेकिन आप अपने तंजीम की इमारत फिर छोड़ दिया? कुछ देर के लिए छोड़ दी, लेकिन फिर कुछ मसला इस तरह तंजीम में पड़ा कि डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि आप लिखने लगे हैं, तो लिखने के काम के साथ साथ आप तंजीम का भी ये संभाल लें। फिर मैंने रजामंदी का इजहार किया, और फिर उन्होंने दोबारा मुझे सारे लाहौर की इमारत दे दी। अच्छा, सारी जो तंजीमें थी उन सब पर जो बना। ठीक है। तो इस दौरान आपकी इस मसरूफियत के साथ आप जो लिखते थे वो क्या निदा में छपता था? मिसाल निदा खिलाफत में छपता था, कभी कभी अखबारों में कोई बेचते थे, कुछ छप जाता था। ठीक है। तो इदारिया आपने फिर तभी से लिख रहे हैं आप? नहीं, अदारिया मैंने उस वक्त लिखना शुरू किया जब आकिफ सईद साहब, उससे पहले अदारिया लिखते थे, जब वो डॉक्टर साहब वो लिखते थे। फिर जब वो डॉक्टर साहब की जगह वो अमीर बन गए, तो डॉक्टर साहब की हयात ही में वो अमीर बन गए, अमीर तंजीम इस्लामी, तो फिर अदारिया मेरे सुपुर्द हो गया। यहाँ से एक और बात बेहतर सामने आई, मेरे तंजीम इस्लामी हाफिज आकिफ सईद साहब का आपने नाम लिया, 2 दफ़ा पोलिंग हुई तंजीम के अंदर ही इमारत के लिए, डॉक्टर साहब ने मशवरा लेने के लिए सैरुल फका को बुलाया, और वो भी 90s के दौर में ही हुई, और ये एक अहम वाक़या है तंजीमी एतबार से। तो उस दौरान आपका क्या मामला रहा? ज़ाहिर बात है आप इतना अहम पोजीशन पर थे कि अगरचे आप एक लाहौर की तंजीम के अमीर थे, लेकिन जहाँ डॉक्टर साहब ने पैगाम भेजना होता था वहाँ आप जाते थे। तो उस दौरान क्या मामला थे और क्या उसका प्रोसीजर था? ऐसा है कि क्योंकि असल बात यह है कि दीनी मालूमात के हवाले से, दीनी अलूम के हवाले से मैं कोई इतना आगे नहीं था। वो हमारे बहुत बेहतर बुटर साहब थे माशाल्लाह से, हाफिज आकिफ सईद साहब थे, फारूकी साहब थे, इस तरह के लोग थे जो उनकी दीनी मालूमात जो है ना, मेरा मामला सियासी ज़्यादा था, इसलिए डॉक्टर साहब मुझे बहुत इस तरह की जगहों पर भेजते थे। मेरे दीनी मालूमात, मेरा दीनी इल्म को इतना ज़्यादा नहीं था। साफ बात है, मैं अरबी को या दीन को बाकायदा पढ़ना जिस तरह कहते हैं, वो बाकायदा नहीं पढ़ा हुआ, बेकायदा पढ़ा हुआ। ठीक है। जिस तरह डॉक्टर साहब के बाकी जो फर्स्ट लाइन के जो शागिर्द हैं, उनमें आपका उस वक्त मैं उनके शागिर्दों में नहीं था। उसकी वजह भी ये थी ना, एक तो मैं आपसे अर्ज किया कि मेरा दीनी इल्म मेरा कोई ऐसा नहीं, बल्कि बाकायदा कोई था ही नहीं। फिर ज्यादातर वो लोग इस हवाले से आगे थे जिन्होंने 2 साल कोर्स या ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। 2 साल कोर्स या 1 साल कोर्स किया मैंने। और फिर ये है कि डॉक्टर साहब ने, समझ लीजिए ना कि मुझे अपने एक सियासी विंग में रखा हुआ था। अच्छा। आप ये समझ लीजिए, अगरचे तंजीम में कोई बाकायदा सियासी विंग नहीं था, लेकिन जो अंदाज के तौर पर को इस तरह गए, इसीलिए मैं इमरान खान को मिलने गया, इसीलिए मैं सूफी मोहम्मद साहब को मिलने गया कि मैं आपके जो बाकी जो कोलीग्स थे उस जमाने के, जो आप बता रहे हैं, फारूकी साहब, बुटर साहब, सारे वो भी आपके साथ इसी तरह उनका रिलेशन होता होगा कि आप सियासी चीजों में ज्यादा बात को समझते हैं, और आप उनके बारे में ऐसा सोचते होंगे कि दीनी अलूम के बारे में ज्यादा समझते हैं, ऐसे आपके कोई बात? मैं तो उनके बारे में ये समझता था कि वो दीनी अलूम में मुझसे बहुत आगे हैं, और मैं तो बिल्कुल ऐसी किसी हैसियत में नहीं था कि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ।
वो मुझे क्या समझते थे, ये तो उनमें से बहुत से कब्रों में चले गए हैं, तो पता करना मुश्किल है। नहीं,